नमस्कार साथियों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का कक्षा प्लस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल आपने शुरू कर दी है। एग्ज़ाम के दिनों को कम देखते हुए आपने अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट से शुरू कर दी है। जी हाँ, हमने अपनी पिछली क्लास में देखा, हम आपके लिए लाए हैं मैराथन क्लास, जिसमें आपको अनेक सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक से क्लियर करवाया जाएगा। उसी का पार्ट सेकंड आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। जिसने हमारा पहला वीडियो पहला पार्ट नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मैराथन की जो पहली क्लास है वो भी आप जरूर लीजिएगा। यहाँ पे हम शुरू करते हैं आज अपनी दूसरी क्लास। अभी यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और जल्दी से कुछ अच्छा कंटेंट आपको फ्री में उपलब्ध हो जाए। इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और हमारा ऐप भी है जिसमें आप बहुत ही कम मूल्य में आप घर बैठे भी किसी भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे पेड कोर्सेस हमारे ऐप पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, कक्षा प्लस क्लासेस नाम सर्च करिए और प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और अनेक आपके पैड कोर्स सर्च कीजिए। जिसकी भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं वो बहुत ही कम रेट में अभी आपको अवेलेबल हो रहे हैं। इससे पहले कि रेट बढ़ जाए, जल्दी से पहले आइए और पहले पाइए और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर जोड़िए। तो चलते हैं, आज हम डिस्कस कर रहे थे मैराथन क्लास की। तो मैराथन क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कल किए थे, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला। जिसने भी कल की क्लास नहीं ली है, हमारा सजेशन यही है कि पहले वो कल की क्लास लें उसके बाद ही आज यहाँ पर क्लास लें। और यदि आप ये क्लास देख रहे हैं तो हमारी वो क्लास भी लेना ना भूलिएगा और बिल्कुल मोटिवेट पेन और पेपर लेकर के बैठिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर संपूर्ण तैयारी करवाने जा रहे हैं। यहाँ से इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारी वादा है, ये हमारा वादा है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जेक्ट। तो आ जाओ बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखो, आ गया हमारा क्वेश्चन घात वाला। देखो, जब भी घात में ऐसा प्रश्न आता है तो हमें क्या करना है। जब घात पे घात आ जाए, a की पावर m की पावर n, जब घात पे घात आ जाए तो इस प्रकार से उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अरे हाँ या ना। और जब घात इस प्रकार से आ जाए तो ये घात क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अरे आई बात समझ में। ये होते हैं इनके रूल्स। कुछ घात के क्या होते हैं, कुछ कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ तक सभी की बात क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक सभी के बात क्लियर होनी चाहिए। आ जाओ, इसी रूल को फॉलो करते हैं अपन। यहाँ पर आधार समान होता है तो घातें भी जुड़ती है, वो रूल भी मत भूलिएगा आप। तो शुरू करते हैं आज अपन। देखो, यहाँ पर अपन ने घात करी 2 की पावर 3 की पावर 2। इसका मतलब पावर पे जब पावर आ जाती है तो इसका मतलब हम पहला काम तो क्या करेंगे, इस रूल से चलेंगे। अरे हाँ या ना, इस रूल से चलेंगे। आप बोलोगे 2 की पावर 3 की पावर 2, 3 2 जा, पहले ये सोल्व करना है। 3 2 जा 6, इसका मतलब 2 की पावर 6। अरे आई बात समझ में। तो हमने लिखा 2 की पावर 6 माइनस, यहाँ पे आया 2 की पावर 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6। यहाँ पे हो गया। एक सेकेंड, इधर देखो, सबसे पहले क्या सोल्व करना है, हमें ऊपर से नीचे चलना है। हमें कहाँ से कहाँ चलना है, ऊपर से नीचे। 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर 9। अरे आई बात समझ में, 2 की पावर 9, ये हो गया 2 की पावर 9, और इसका मतलब हुआ 2 की पावर 3 2 जा 6, 2 की पावर 6। कॉमन कितनी आई, 2 की पावर 6 कॉमन आ गई। 2 की पावर 6 कॉमन आने के बाद 2 की पावर 3 यहाँ पर बची, और यहाँ पर 2 की पावर क्या बची, 1। अरे 2 की पावर क्या बची, 0। यहाँ पे 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 3 माइनस 1। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है। 2 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 2 2 जा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना आया 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1, 64 में किसका गुणा करना है, 7 का। 7 चौक 28, पीछे बचा 4, 6 7 है 42, 42 और 4 46,
6 7 42। देखो 64 को किससे गुणा किया? 7 से। 7 चौक 28, ऊपर बचा 2। 6 7 42, 43 44, 44। तो कितना आया आंसर? 448 इज द राइट आंसर। 448 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यदि P1 व P2 दो विषम अभाज्य संख्या है, इस प्रकार है कि P1 बड़ा है P2 से, तब P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर है एक सम संख्या, अभाज्य संख्या। देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान लगाओ, P1 और P2 दोनों की दोनों कैसी है? विषम अभाज्य। कैसी है? विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य जैसे अपन ने मान लिया, विषम अभाज्य ले लिया 3 और 5। क्या ये विषम अभाज्य है? किसी भी को आप संख्या लेके करो, थोड़ा सा दिमाग बढ़ेगा, आंसर सही आएगा। देखो इस प्रकार है कि P1 बड़ा है P2 से, P1 बड़ा है P2 से। चलो ये इसको P1 मान लिया, इसको P2 मान लिया। P1 बड़ा है P2 से, यहां तक ठीक है। P1 का स्क्वायर माइनस P2 का स्क्वायर है एक सम संख्या आएगी, या फिर अभाज्य संख्या आएगी, या विषम अभाज्य संख्या आएगी, या एक विषम संख्या आएगी। देखो ध्यान देना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। पहले दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका देखो, संख्या ली, P1 का स्क्वायर 25 माइनस P2 का स्क्वायर 16। 25 में से जब मैंने 16 हटाया तो कितना बचा? 9। 25 में से 16 हटाया तो क्या बचा? एक सेकेंड, 25 में से मैंने क्या घटाया? 16। 16 क्यों? 25 में से क्या घटाया? 9। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 25 में से 9 घटाया तो आंसर क्या आया? 16। अब 16 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। क्या ये अभाज्य संख्या है? क्या नहीं। विषम अभाज्य संख्या है? क्या नहीं। विषम संख्या है? क्या नहीं। कैसी संख्या है? सम संख्या। एक ही ऑप्शन इस नियम को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो गया? A प्लस बी। P1 प्लस P2 और P1 माइनस P2। अब ध्यान देना, ध्यान देना सभी का ध्यान इधर। कोई भी दो विषम अभाज्य संख्या है, दो विषम संख्या कोई सी भी हो, जब अपन उन दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी? सम संख्या। क्या यहां तक सभी का बात क्लियर है? आप कहोगे क्लियर है। और विषम संख्या को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगी? सम संख्या। और सम संख्या को सम संख्या से गुणा करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी कैसी संख्या आएगी? सम संख्या आएगी। निश्चित है, श्योरिटी है कि यह संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। इसके अलावा ये तरीका भी है, जैसा आपको उचित लगे आप कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो? थर्ड ग्रेड शिक्षक लेवल 2 की तैयारी कर सकते हो। मात्र 51 में हमारा कोर्स अवेलेबल है। जल्दी से जाइए, इतनी कम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अपने दोस्तों के साथ बोल दीजिए कि कक्षा प्लस क्लासेस ने अपने ऐप पर 51 रुपए में सारा कोर्स अवेलेबल करवाया है। जल्दी से जाइए, और क्लास अवेलेबल है। बहुत सारे आपके वहाँ पर पेड कोर्स मिल जाएंगे। जाइए, डिटेल में जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आ जाओ देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दो प्राकृत संख्याओं का योग एवं गुणनफल 12 तथा 35 है। इनके व्युत्क्रमों का योग, इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम है। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? दो प्राकृत संख्याओं का योग। माना कि दो प्राकृत संख्याएं A और B है। हाँ या ना? मान लिया, माना कि दोनों का योग मतलब A प्लस B कितना दे रखा है? 12। और दोनों का गुणनफल A गुणा B कितना दे रखा है? 35। अरे यहां तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। देखो इनके व्युत्क्रमों के योग, इनका व्युत्क्रम मतलब 1/A प्लस 1/B। जब इनका योग करेंगे तो ध्यान देना, ये दो चीज हमें किस लिए दे रखी है इसके एक बार ध्यान दो। जब इनका व्युत्क्रम करेंगे तो एलसीएम कितना आया? AB। यहाँ पे A पहले से ऊपर क्या बचेगा? B। B पहले से ऊपर बचेगा A। तो B प्लस A का मान दे रखा है 12 और AB का मान दे रखा है कितना? 35। तो ये हो गया इनके व्युत्क्रमों का योग हो गया। हाँ या ना? क्लियर है। लेकिन अब इसमें बोला है इनके व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम करो।
वापस से व्युत्क्रम कर दो, इसका वापस व्युत्क्रम का मतलब उल्टा 35/12। कौन से ऑप्शन में है 35/12? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। अरे जल्दबाजी तो करनी है, लेकिन क्वेश्चन को भी तो आराम से पढ़ना है। जल्दबाजी कर ली, क्वेश्चन गलत हो गया, एग्जाम में फिर क्या मतलब बैठने का। इसीलिए ध्यान रखो कोई भी चीज है, हर चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आ जाओ देखिए अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के के पास 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे मूल्य के कुछ सिक्के हैं। 1:3 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं, 1:2:3 में। इन सिक्कों की कुल राशि तो पहले देखते हैं। 50 पैसे के कितने अनुपात है? 50 तो हो गए 50। 25 पैसे के कितने अनुपात? 2 तो हो गए 50। 10 पैसे के कितने अनुपात? 3 हो गए तो 30। अरे हाँ या ना, पहले अनुपात को गुणा तो करो एक बार के लिए। संख्या तो देखो क्या संख्या बन रही है हमारे पास। 50 पैसे के एक सिक्का अनुपात में ले रहे अपन, ये सारी चीजें अनुपात में चल रही है। हाँ अनुपात में चल रही है, तो कितना अनुपात हो गया? 130। अरे जब 130 अनुपात का मान 6.50 रुपए में है, तो इसको पैसे में करेंगे तो 650 पैसे। अरे आई बात समझ में या नहीं आई? आई बात समझ में या नहीं आई? हाँ या ना? आ गई बात समझ में? 130 तो कितना आया? 0 से 0 13 पंजे 65। एक अनुपात का मान कितना हो गया? 5। एक अनुपात का मान कितना हो गया? 5। एक अनुपात का मान कितना आ गया? 5। हमें किस अनुपात निकालना? 10 पैसे के सिक्के। अरे किसके सिक्के निकालने हैं? 10 पैसे के। एक अनुपात का मान 5 है, 10 अनुपात का 3 है, तो एक अनुपात का मान 5 हो गया, तो 10 का मान कितना हो गया? 5 गुणा 3 15। तो 15 सिक्के किसके हो जाएंगे हमारे पास? 10 पैसों। 15 सिक्के किसके हो जाएंगे? 10 पैसों के। बिल्कुल आसान, रेशो वाला है बिल्कुल। जितने रेशो है उसको देखा, टोटल रेशो कितना आता है? 130। 130 था टोटल रेशो, तो भाई ये रेशो ही तो है। अरे अनुपात ही तो है। कुल अनुपात 130 था, 130 अनुपात का मान 650 हुआ, तो एक अनुपात का मान क्यों नहीं निकाल सकते? एक अनुपात का मान 5, 3 अनुपात का मान 15। अनुपात कौन सा? 10 सिक्कों का 3 अनुपात है, तो 15 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 10 पैसों के 35 सिक्कों का मान बराबर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपोर्टेंट लगा लेना, याद करोगे मेरे को एग्जाम के बाद कि हाँ हमें कक्षा प्लस में बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में भी आए। वापस आके बताना कमेंट करके एग्जाम देने के बाद कि हाँ यहाँ आते हैं, यहाँ से हमने पढ़ा, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट, सभी का ध्यान देख लो इधर। 10 पैसों के 35 सिक्कों का मान। तो पहले बताओ 10 पैसों के 35 सिक्के जो है कितने रुपए के बनेंगे? अब हाँ भाई आप बोलोगे 10 पैसों के 35 सिक्के हैं तो कुल मिला के 350 पैसे हो गए। अब देखो 350 पैसे किस किस के आ रहे हैं? सबके ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं इसको, देख लो। 2 सिक्के, 1 रुपए के 2 सिक्के मतलब 200। यहां तक ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा क्या कर देते हैं? बड़ा, ताकि हमारा आंसर यही निकल जाएगा। देखो देखें, आ जाओ, इसको क्या कर देते हैं? हल्का सा बड़ा। आ जाओ देखें, हाँ। तो देखो क्या करना है हमें। हमने इसका आंसर देखा 10 पैसों के 35 सिक्के, तो कितने पैसे हो गए? 350 पैसे हो गए। 1 रुपए के 2 सिक्के तो कितने पैसे? 200। 50 पैसे के 2 सिक्के तो 100। 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50। 200, 300, 350, इसके कितने हो गए? 350। और देखते हैं भी ऑप्शन और है। 1 रुपए के 3 सिक्के 300। 20 पैसे के 2 सिक्के 40। पैसे में निकाल रहा हूं है ना, पैसे में। 10 पैसे के 2 सिक्के 20, तो 340, 360। इसके देखो 1 रुपए का 1 सिक्का 100। 50 पैसे के 3 सिक्के 150 पैसे। 25 पैसे के 2 सिक्के 50। 150, 150, 200, 10, 300। अच्छा और इधर 10 पैसे का 1 सिक्का तो 10, 310। इसका हो गया 310। इसका देखो
एक पैसे के दो सिक्के, 1 रुपए के दो सिक्के तो कितने रुपए हो गए, कितने पैसे हो गए, 200 पैसे। 25 पैसे के दो सिक्के तो 50 पैसे। 20 पैसे के 4 सिक्के तो 20 चौक 80 पैसे। 10 पैसे के दो सिक्के तो 20। 80 20 100 150 250 और 350। कितने हो गए यहाँ पर, 350। कितने हो गए यहाँ पर, 350। उपयुक्त चार में से कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखना कौन सा गलत है। गलत कौन सा है, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा क्या है भाई, अरे गलत हो गया। दूसरा तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा ये राइट आंसर। सही पूछा है या गलत पूछा, सही पूछता तो कौन सा, पहला और चौथा। गलत पूछा है तो दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप है, यहीं पर सोल्व हो जाएगा। देखो देखिए क्या करना है हमें इसमें, वही चीज है, सेम चीज। आ जाओ फटाफट से, देखो क्या करना है हमें इसमें। 50 पैसे के 50 सिक्कों का मूल्य, 50 पैसों के 50 सिक्कों का मूल्य निम्न में से किसके बराबर नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बस हमें तो, है ना। 50 पैसे के 50 सिक्के, तो पहले पैसों में इसका मूल्य निकालो। 50 पैसे के 50 सिक्के तो कुल मिला के कितना हो गया, 2500। अरे हुआ या नहीं हुआ, 50 सिक्कों का मूल्य 2500। अब देखो सभी का निकालो। 1 रुपए के 20 सिक्के तो कितने हो गए, 2000। 50 पैसों के 5 सिक्के तो कितने हो गए, 250। ठीक है, 25 पैसे के 10 सिक्के तो ये भी कितना हो गया, 250। तो कुल मिला के कितने हो गए ये, 2500। हाँ या ना। आगे देखो देखें, 1 रुपए के 15 सिक्के तो कितने हो गए, 1500। प्लस 50 पैसे के 30 सिक्के तो ये 5 दिए 1500, ये तो मतलब 3000 हो गया। तो ये तो क्या होगा, गलती होगा। भले पूरा निकालो चाहे मत निकालो, ये तो बराबर नहीं है। जो हमें बराबर नहीं है वही तो बताना। 1 रुपए के 10 सिक्के तो कितना हो गया, 1000। 50 पैसे के 20 सिक्के, 5 दूनी 10, कितने हो गए ये, 1000। 25 पैसे के 12 सिक्के, 25 पैसे के कितने सिक्के, 12 सिक्के। 10 सिक्के हुए कितने, 250। 250 प्लस 50 300, कितने हो गए, 300। प्लस 20 पैसे के 10 सिक्के 200, ये हो गए कितने, 2000 2500, 2500 हो गए। कितने हो गए, 2500 हो गए। अब बताओ देखें, अच्छा इसमें तो एक ही ऑप्शन पूछा है, चारों चेक करने की जरूरत नहीं, नीचे ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो चुका है। 50 पैसे के 50 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर नहीं है, तो किसके बराबर नहीं है, अरे किसके बराबर नहीं है, बी के बराबर नहीं है। बी के बराबर नहीं है। आ गई बात समझ में या नहीं आई, अरे आ गई ना। करो देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें से है, भिन्न में से। भिन्न का मतलब बट्टा में संख्या, और इसमें प्रतिशत भी दे रखा है। प्रतिशत का मतलब 100। अरे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। जब भी प्रतिशत याद आए तो दिमाग में 100 याद आ जाना चाहिए। प्रतिशत का मतलब 100। 100 भी कैसा में, बट्टा में। कैसा में, बट्टा में। प्रतिशत याद आते ही 100 आ जाना चाहिए। अब देखो, यदि भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्नों की ओर व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी। हमें मध्य निकालना है कि भाई बीच में कौन सी भिन्न आएगी वो बतानी है हमें तो। अरे हमें तो केवल बीच से मतलब है, ऑप्शन से देखना है आंसर। पहले एक बार ट्राई करते हैं। भाई यहाँ पर 62 है, यहाँ पर 71 है। एक बार इनको अपन प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। तो पूरा इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि संख्या हमारे पास दूर दूर की है। जैसे यहाँ पे 62 है, 71 है, 76 है, तो इसका मतलब पूरा सोल्व करने की हमें जरूरत अभी नहीं है। हमें क्या करना है, हमने देखा पॉइंट के बाद में, जैसे प्रतिशत का मतलब बट्टा में इसके यदि 100 लगाया तो 100 क्या लेके जाएगा, पॉइंट लेके जाएगा। पॉइंट कहाँ लेके जाएगा, दो संख्या के बाद में। तो दो संख्या के बाद में जब पॉइंट जाएगा तो क्या बनेगा, 0.62। पॉइंट के बाद में अब आगे का जो 1/2 है वो पॉइंट में तो जाएगा आगे। जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं तो क्यों जरूरत पड़ेगी हमें। और देखो 71.3/7 प्रतिशत का मतलब 100, तो 0.71। अब ये देखो कितना अंतर है, पता चल रहा है ना। तो हमें बटा करने की जरूरत नहीं है। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4
का मतलब 3/4, यहाँ पे हमने क्या निकाला 0.75, 3/4 का मतलब क्या होता है 0.75। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 76, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.76, और यहाँ पे 7/9, 7/9, 7 में हम किसका भाग दे देंगे 9 का, भाग नहीं जा रहा तो क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया, नोचिंग, 9 7 63, तो यहाँ पे आ गया कितना 7, ठीक है 0.7। चलो और करना है तो और कर लो, 9 7 63, 0.77। अब देख लो एक बार से कौन सी संख्या मध्य में आ रही है, कौन से छोटे से बड़ा, तो ये छोटे से बड़े क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है। अरे छोटे से बड़े क्रम में ये पहले से ही व्यवस्थित है, तो बीच में कौन सा आ रहा है 75, कौन सा 3/4 बिल्कुल मध्य में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे आ गई बात समझ में, ये इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखें एक भिन्न का अंश इसके हर से 6 कम है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है प्यारे साथियों हर। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एक भिन्न का अंश हर से 6 कम है, हर से 6 कम है, तो पहले ऑप्शन में देखो हर से 6 कम नहीं भाई, हर से 6 कम नहीं, हर से 6 कम नहीं, हर से 6 कम बिल्कुल है। ऐसे सारे ऑप्शन भी आ सकते हैं, लेकिन और चेक करते जाना कि हर से 6 कम हो गया। यदि अंश में से 1 घटाया जाए, अंश में से 1 घटा दिया जाए और इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए, हर में 5 जोड़ दिया, अंश में से 1 घटा दिया, हर में 5 जोड़ दिया, तो इसके अंश से 4 गुना हो जाएगा। हर जो है इसके अंश से कितना गुना हो गया ये 4 गुना, तो ये एक कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। यदि और भी ऑप्शन में आता है ऐसा तो अपन सारे ऑप्शन में टाइम नहीं लगता है, जल्दी से अप्लाई किया और हमारा क्या आ जाता है इसमें आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो देखें। अब बिल्कुल ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, समीकरण आपको दे रखा है, उस समीकरण को सोल्व करके आपको किसका मान निकालना है एक्स का। अरे एक्स का निकालने के लिए जो बाकी एक्स्ट्रा फालतू की चीजें हैं उनको दूसरी तरफ ले जाओ, सिंपल से ले जाओगे एक्स का मान निकल जाएगा। देखो 4 सही 3/4 आ गया इधर, तो माइनस का 1 सही 3/14 आ गया इधर, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3/28। ये वैल्यू हो गई किसकी, वैल्यू निकाल लो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। फटाफट से देखो देखें 4 -1 -2, ये तो वैल्यू में हो गया। अरे वैल्यू में हो गया, ये तो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, चलो 2 ऑप्शन में से देख लेंगे एक। आगे देखो 3/4, इसमें से तो क्या आ रहा है 1, इसमें से क्या आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन अब बट्टा वाले में भी देखें 3/4 माइनस 3/14 माइनस 3/28। अरे इसका एलसीएम कितना आ रहा है 28, कितना 28, 4 7 7 21, 14 दूनी 2 3 3 दूनी 6, माइनस आ रहा है, माइनस का 6, माइनस 28 3, 21 में से माइनस का 9 किया, 21 में से माइनस का कितना किया 9, 11 11 1 12, 12/28, 12/28 कितना आया 12/28। अरे 21 में से कितना माइनस किया हमने 9 माइनस किया, 21 में से कितना माइनस किया हमने 9, यहाँ पे किया 4 3/7 है, यहाँ पे कितना 3/7, यहाँ पे 7, 7 चौक 28, 4 3 12, तो 6 3 9, बचा कितना यहाँ पर 3/28, 3/28। तो हमने देखा यहाँ पर पहले क्या आ रहा था 1 आ रहा था, अब 1 में से हमने 1 सही 3/28, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी परम सत्य आंसर है। भिन्न का क्वेश्चन है, समीकरण में भी आ जाता है कभी कभार। आ जाओ देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम क्वेश्चन है, सेम चीज देख लो। क्या किया, अरे जोड़ना है तो सबको पहले संख्या को जोड़ लिया, 13 और 17 कितने होते हैं बता दो देखे,
7 और 3 10, 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, कितने हो गए यहाँ पर 30 हो गए। 30 और 31 61, 61 और 5 66, 66 और 10 कितने 76, 76, 76 और 2 78, 78 और 10 88, 88 तो ये यहीं पे हो गया। अरे हाँ या ना, जब संख्या संख्या को जोड़ोगे तो 88 आ गया। अब बचे 3/4, यहाँ पे भी 4 है, ध्यान से देखना एक बार, ये 3 और 1, ये 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/4 आ गया हमारे पास 1। हाँ या ना, शॉर्ट करो, बिल्कुल आसान सा तरीका, ज्यादा घुमा फिरा के कैलकुलेशन नहीं करनी है। 2 7 इधर है 7 इधर है, 2 है 5 2 7, 7/7 ये हो गया, फिर से 1 बच गया 2/3, 88 + 2 90 से ही 2/3। अरे ऑप्शन में है क्या 90 से ही 2/3? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ या ना, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अरे हाँ बिल्कुल हलवाई तो है, अरे इससे ज्यादा हार्ड तो क्या लोगे। देखो देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट करो, देखिए इसको सोल्व। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, अच्छा अब ये क्या होगी, प्रतिशत वाला काम आ गया। किसका काम आ गया, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रतिशत। ध्यान देना, जब भी प्रतिशत आए तो हमेशा प्रतिशत की जो वैल्यू है हमेशा 100 मान के चलना है। अपन को ध्यान देना, चाहे अपन लाभ हानि पढ़े, चाहे ब्याज पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, जो मूल जो है, चाहे क्रय मूल्य में मूल आए, चाहे ब्याज में मूलधन जो आए, हमेशा उन सभी को कितना मान के चलना है 100। परसेंटेज हमेशा कितना मान के चलना है 100। पहले 100 था, फिर जैसे जितना परसेंट बढ़ा, 20% बढ़ा तो 120 हो गया, 10% कम हुआ तो 90 हो गया। मूल जो है, मुख्य जो है, हमें कितना मान के चलना है 100। इस चीज का ध्यान रखना है। प्रतिशत वाला खेल समझ में आ गया तो सब कुछ आसान है, उसके बाद में हार्ड ज्यादा कुछ नहीं है। देखो एक बार, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी, ऊपर अंश नीचे हर, ठीक है, अंश और हर। अंश में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब 120%, हाँ या ना। और हर में 10% की कमी का मतलब कितना परसेंट हो गया, 90%। कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है। तो हमें क्या निकालना है, मूल भिन्न, मतलब x/y निकालना है। तो 0 से 0 कट गया, आमने सामने भी काट सकते हैं, 4 के पहाड़े से 3 बार, 4 के पहाड़े से 4 बार, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, 3 से 7 बार, 4/7। x/y का मान कितना है, 4/7। बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, प्रतिशत का खेल समझ में आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संख्या 6/7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी अधिक है। देखो एक बार ध्यान से, क्या मैं इसको थोड़ा विस्तारित रूप दूं। 6/7, जो बट्टा वाला 8 है, क्या ये ऊपर नहीं जाएगा क्या? आप कहोगे कि बिल्कुल जाएगा। यहाँ पे आ गया क्या 8, हाँ या ना, आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ। नेक्स्ट, कितनी अधिक है, मतलब माइनस करना है ना। संख्या इस संख्या से कितनी अधिक है, भाई ये संख्या बड़ी होगी तभी तो अधिक निकलेगी, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर दिया। 6, ये बट्टा वाला 7 में नीचे लिख दो 8 के पास में, अरे हाँ या ना। अब आप बोलोगे बिल्कुल सही काम है। अब यहाँ पर कॉमन आया क्या, 6/7 को मैं कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 1/8 बचा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? सोल्व करो, 6/7, 8 8 64 माइनस 1 63 गुणा बट्टा में 8, 7 9 63, 9 6 54, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 6 और 9/8, हाँ या ना। अब इसको यदि आप सोल्व करना चाहो या फिर यहीं से भाग देना चाहो, 6, क्या मैं इसको भाग दिया, एक बार भाग गया, बचा कितना 1/8। क्या यहाँ तक क्लियर है? बचा कितना 1/8, कितना बचा 1/8। अरे हाँ या ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ,
आप कहोगे कि जी बिल्कुल हम इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 चंग 48, 48 और 9 कितने हो गए 57, 57 बटा में 8, तो कितना हो गया 8 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 चंग 48, 8 साते 56, साते 56, बट सहित 1/8 कितना आ गया 7 सहित 1/8, 7 सहित 1/8 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया 6/7 को कॉमन ले लिया, 8 रखा, माइनस यहां पर 6/7 कॉमन लिया तो 1/8, 8 अटे 64 माइनस 1 63/8, 7 9 साते 63/9, यहाँ पे हो गया 8 सहित 1, 6 1 7, 7 सहित 1/8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 सहित 1/8 इज द राइट आंसर। 7 सहित 1/8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम, भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम हमें यहां पर देखना है। किसका देखना है, भिन्न का। अब ध्यान देना, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, किसी भी भिन्न का आपको आरोही या अवरोही क्रम निकालना है तो उस दोनों भिन्न के अंतर समान कर दो, दोनों भिन्न के अंतर क्या कर दो, समान कर दो। बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे, जैसा आपको उचित लग रहा है देखो। बाकी एक तरीका बता रहा हूं जो सबसे अच्छा होता है, सबसे हर एक चीज में सेट हो जाता है। देखो सबसे बड़ा अंतर देखो, इसमें अंतर 1 का, इसमें अंतर 2 का, ऊपर और नीचे में है ना, अंश और हर में अंतर देखना है। 3 ही तो संख्या है, फटाफट से हो जाएगा। 11 और 3 15 और 11 में अंतर कितने का, 4 का, तो सभी में 4 का अंतर लो। 3 और 5 में अंतर कितने का, 2 का है, तो इसको 2 से गुणा कर दिया। पहले देखो 2 और 3 में, 2 और 3 में अंतर 1 का है, 4 का लाना है तो ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे भी 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, एक भिन्न तो ये हो गई। 3/5 में अंतर 4 का लाना है, 2 का है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, अंतर आ गया 4 का। इसी तरह 11/15 में भी अंतर किसका है, 4 का। अब इसको कौन से क्रम में लिख दो, आरोही क्रम में लिख दो। सबसे छोटा कौन है, 6, तो 6/10। फिर बड़ा कौन है, 8, जिस क्रम में है उस क्रम में लिखते जाओ बस। फिर उसके बाद में क्या है, 11/15। ऐसा क्रम देखो किस में आ रहा है। अरे देखो जल्दी से 6/10 किसको लिया था हमने, 3/5 को, तो 3/5, फिर 2/3, फिर 11/15। 3/5, 2/3, 11/15, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है इसका सत्य आंसर है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का करो, देखिए जल्दी से, इसी टाइप का क्वेश्चन है नेक्स्ट, जल्दी से करो। इसका भी क्या निकालना है आंसर। निकालो देखिए इसका आंसर। हाँ, तो वही प्रश्न सेम मैंने जैसा बोला था वैसा ही आपको करना है। अंतर सेम रखो, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, सभी में अंतर। इसमें तो पहले से 1 का है तो अपन को ज्यादा दिक्कत आने की जरूरत नहीं है। आरोही का मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा कौन है, 4/5, 4/5, फिर उसके बाद में 5/6, 5/6, 6/7, 6/7, 7/8, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अवरोही क्रम। अब वही चीज करनी है, अंतर कितने का, 1 का, अंतर कितने का, 1 का, अंतर कितने का, 5 7 का, अंतर कितने का, यहाँ पर 7 का नहीं है। अब क्या करना है, अंतर निकालो सभी का, यहाँ पर 7 का, यहाँ पर 7 का, तो 3/4 में अंतर देखो, 3/4 में 1 का अंतर है तो 7 का करना है, तो 7 से गुणा कर दिया, 7 तिये 21, 7 चौक 28, अंतर हो गया कितने का, 7 का। 2 और 3 1 का अंतर है, तो इसमें भी किसका अंतर करो, 7 का, तो 7 से क्या कर दिया इसको गुणा, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, इसमें भी किसका अंतर हो गया, 7 का। वही आरोही मतलब अवरोही मतलब, आरोही का मतलब छोटे से बड़ा, अवरोही का मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, अरे सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हो गया 21,
तो 21/28 मतलब 3/4। फिर उसके बाद में 14/21 मतलब 2/3। फिर उसके बाद में 9/16। फिर उसके बाद में 5/12। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? सेम सेम चीज़ें, 2/3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? पहला ऑप्शन ही क्या है इसका सत्य आंसर है, बिल्कुल सही है, जो अवरोही क्रम में है। आरोही नहीं करना है, अवरोही करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्या इसकी भावनाएं हैं? 1 - 1/5, 1 - 1/5 कहाँ तक जा रही है? 100 तक। तो इसका मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, ध्यान देना। यदि मैं इसको सोल्व करने लगूं, 5 एकम 5 - 1 तो आया 4/5। आया या नहीं आया? आप कहोगे आया। इसको सोल्व करने चलो 6 एकम 6 - 1 5/6। फिर अगले वाले को सोल्व करने चलो 6 एकम 6 6/7। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऐसे चलते चलते 100 1 99/100। अरे हाँ या ना? क्या ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है क्या? हाँ या ना बता दो, देखिए ऐसा ही है। आप कहोगे हाँ। क्या इसमें 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है, 7 से इसी प्रकार से जो नीचे संख्या आएगी 7 से 7 कटता जाएगा, इसी प्रकार से ये 99 भी कट जाएगा। तो इधर बचेगा क्या? 4 में क्या बचा? 100। जब इसको अपन काटेंगे 4 एकम 4 25 चौक 100, 1/25 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे ताकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको करके आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखें 58। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है क्वेश्चन करने का, सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है। 3 एकम 3 - 1 2/3 गुणा 4 एकम 4 - 1 3/4, उसी प्रकार से 4/5, उसी प्रकार से 5/6 और अंत में जाते जाते n - 1/n। अरे हाँ या ना? तो वही चीज 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से जो कटेगा वो आगे ये वाला इससे कट जाएगा। ऊपर बचा 2, नीचे बचा n। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न है, बार बार क्यों आ रहे हैं? ताकि एग्जाम के लिए आपकी तैयारी बनती जाए, प्रैक्टिस करो। 3 एकम 3 और 1 4/3, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, बस प्रैक्टिस करो वो तो अच्छा है। 5/4 गुणा 6/5 गुणा 7 इस तरह से आएगा, डॉट 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 n + 1/n। अब इसमें देखो ध्यान देना, अब इसमें ऊपर से नीचे कट रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से जो काटेगा उससे नीचे वाला कट जाएगा। बचा क्या? ऊपर क्या बचा? n + 1, नीचे क्या बचा? 3, n + 1/3 इज द राइट आंसर। अरे हाँ या ना? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं बच्चे क्वेश्चन को देखते, और इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो वो वहीं उनकी भैंस डूब जाती है पानी में। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आ जाओ देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, फटाफट से इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है? आंसर निकालना है। अरे हाँ, इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन देखते घूम गए ना? अरे हाँ या ना? क्वेश्चन देखते घूम गए। अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब देखो इस क्वेश्चन की एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? एक शॉर्ट ट्रिक, ध्यान देना। सभी का ध्यान बोर्ड पे, सभी का ध्यान बोर्ड पे, सभी देख लो। इस क्वेश्चन के जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिनका अंतर समान दे रखा हो, क्या दे रखा हो? अंतर समान, मतलब गुणा का अंतर समान हो, नीचे ऊपर 1 और नीचे गुणा का अंतर समान हो, तब उसकी एक फॉर्मूला होता है 1 - d 1 - जो फर्स्ट का, फर्स्ट है, फर्स्ट का स्मॉल और लास्ट का बिग। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए आपके लिए अलग से एक क्वेश्चन लाया गया है। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए लाया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करना है हमें? 1/d। d का मतलब होता है अंतर, अंतर मतलब कितने का अंतर है? 1 का, तो 1/1। 1 फर्स्ट का स्मॉल,
जो पहला है उसमें स्मॉल क्या है, एक है, तो फर्स्ट का स्मॉल कितना हो गया, एक, माइनस 1 अपॉन लास्ट का बिग, लास्ट का बिग कितना हो गया 100, लास्ट का बिग कितना हो गया 100, इसको सोल्व कर लो, एलसीएम कितना आया 100, यहाँ पे आ गया 100 माइनस 1 कितना आ गया 99/100, 99/100, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। या इस तरह से ये एक चीज आप नोट कर लेना, ये ट्रिक है जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन एक अधिकतर एग्जाम में देखे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलसीएम एचसीएफ, देखो एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के निकालने की एक तरीका है, वो क्या है, ध्यान दो सभी ध्यान दो, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक तरीका देखो। सबसे पहला, एलसीएम तो मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब करना क्या है, निकालते कैसे हैं, ध्यान देना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभी बताएंगे अपन, देखेंगे। अब भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखना एक बार। भिन्न 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रम करना पहले, तो पहले क्या करना है, इनके व्युत्क्रम, 3/4 का व्युत्क्रम हो गया 4/3, अरे हाँ या ना, 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो गया 4/3, 9/10 का व्युत्क्रम हो गया 10/9, 15/16 का व्युत्क्रम हो गया 16/15। इसका क्या निकालना है, एलसीएम, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। जब भी एलसीएम पूछे तो एक ही काम करना, जो चीज पूछे वो ऊपर वाले का निकालना और उसी के अपोजिट नीचे वाले का निकालना, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। इसका मतलब 4, 10, 16 का तो क्या निकालना है, एलसीएम, और 3, 9, 15 का क्या निकालना है, एचसीएफ। फटाफट से निकाल सकते हो, 4, 10, 16 का एलसीएम निकाले, 4, 10, 16 एलसीएम सभी का साथ में निकलता है। सबसे पहले 2 का 2, 5, 8, फिर 2 का 1, 5, 4, फिर 2 का 1, 5, 2, फिर 2 का 1, 5, 1, फिर 5 का, ये हो गया इसका एलसीएम। 5 दूनी 10, 10 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, ऊपर क्या आ गया 80, नीचे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, जो कॉमन संख्या आ रही है हाईएस्ट, तो सबसे पहले छोटी संख्या से नापना है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 का अलग से लिया, 9 का अलग से लिया, 15 का अलग से लिया, 3 का किया 3, 3, 1, उसी तरह से 9 का किया कितना 3, 3, 1, 3 का करोगे तो 3, 1, 15 का करोगे तो 3, 5, तो कॉमन क्या आ रहा है, केवल 3 ही तो आ रहा है, तो कॉमन एचसीएफ निकाला तो कितना हो गया 3, 80/3, 80/3 इज द राइट आंसर। जो पूछा वो ऊपर वाले का निकाल देना और जो बच गया वो नीचे वाले का निकाल देना। आ जाओ देखें अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इस चीज को आप सोल्व कर सकते हो, वही प्रोसेस करना है आपको। क्या करना है, मैथ ऐप है, ऊपर वाले का, अच्छा ऑप्शन देख के बता देंगे अपन, देखना ऊपर वाले का क्या निकालना, एचसीएफ 2, 4, 5 और 15 का एचसीएफ कुछ आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं आए तो क्या हो जाएगा 1, 1, कुछ भी नहीं आए तो क्या हो जाएगा 1। अब देखो, अब देखो, अब क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं होए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। मैथ ऐप है, कितना हो गया 2, 4, 5, 15, इसका कॉमन कुछ भी नहीं आए तो क्या हो जाएगा 1, और नीचे वाले का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, नीचे वाले का क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम जब इसका लेंगे कितना आ जाएगा 3, 6, 9, 16 का एलसीएम। क्या आया यहाँ पर हमारे पास 2 का 3, 3, 9, 8, फिर किसका भाग जाएगा 2 का जाएगा, 3, 3, 9, 4, फिर 2 का जाएगा, 3, 3, 9, 2, फिर 2 का,
फिर उसके बाद में 3 का जाएगा, तो कितना आ गया, 1 1 फिर 3 का जाएगा। चलो यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, केवल और केवल इसका क्या निकाला, एलसीएम निकाला। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सोलती 48, 48 को किससे गुणा कर दो, 3 से। 8 तिये 24, ऊपर लगे 2, 4 तिये 12, 13 14, 144, 1/144। ऑप्शन में नहीं है कोई बात नहीं, 1/144 हमारा आंसर सही आना चाहिए बस। 1/144 हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो हमारा सही उत्तर क्या है, 1/144। चलो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात p अनुपात q है तथा उनका महत्तम समापवर्तक HCF जो है कितना है, r है, हाँ या ना है, तो इन दो संख्याओं का LCM क्या होगा। देखो ध्यान दो, अब माना कि दो संख्याओं का अनुपात p अनुपात q है। यदि मैं कभी भी अनुपात लेता हूं कि किसी भी संख्या का अनुपात 2 अनुपात 3 है, तो माना कि वह संख्या 2x और 3x हो गई। अरे हाँ या ना, आप बोलोगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है। आई बात है समझ में। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तब क्या करना है, हमने देखा कि p अनुपात q में है तो संख्या हो गई px और qx। अरे यहां तक बात क्लियर है, ये हो गई संख्या। अब इनका यदि मैं LCM निकालता हूं तो LCM तो क्या हो जाएगा, PQX, क्योंकि LCM क्या होता है, सभी का मल्टीपल्स ही तो होता है, कॉमन मल्टीपल्स। अब HCF निकाला कॉमन फैक्टर, तो PQ और QX, PX और QX में कॉमन क्या है, X, तो जो संख्या X है वही क्या है, इसका कॉमन है। तो इसने बताया कि HCF R है, तो X की जगह मैंने क्या लिखा, R। अरे आई बात समझ में। तो LCM क्या होगा, LCM वैसे तो होगा PQX, लेकिन इसने बोला है X की जगह R लिखो, तो LCM हो गया PQR। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को याद रखना, आप आगे क्वेश्चन में भी काम आएगा। अपने जो आगे के क्वेश्चन हैं उनमें भी ये चीज काम आएगी। क्या काम आएगी, ध्यान दो। P अनुपात Q, अनुपात को संख्या में बदला तो QX PX आ गया। दोनों का LCM मतलब कॉमन मल्टीपल्स। जब कोई भी संख्या अपन को नहीं पता होती है तो अपन क्या करते हैं, उसको गुणा कर देते हैं। जैसे मैंने बोला 6 और 7 का मल्टीपल LCM क्या होगा, आपने क्या किया, इसको गुणा कर दिया। 6 7 5 दोनों के फैक्टर मतलब कॉमन नहीं है कुछ भी, तो उसको डायरेक्ट गुणा कर दो तो LCM निकल जाएगा। इसी तरह से इसको गुणा कर दिया तो LCM निकल गया। X की जगह क्या आया, R, तो PQX की जगह क्या आ जाएगा, PQR। आ गई बात समझ में। चलो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताओ देखें अब। 2 की घात 3, 3 की घात 4, 5 की घात 2 तथा का महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक का मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है। बात क्लियर है। महत्तम समापवर्तक का मतलब जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। LCM तो सभी में लेते हैं, महत्तम समापवर्तक मतलब जो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 2 की घात 3, 2 की घात 4, तो 2 की घात 3 कॉमन आ गई। क्या यहां तक बात क्लियर है। 3 की घात 4, 3 की घात 2 तो कॉमन, ज्यादा से ज्यादा संख्या कितनी कॉमन आई, ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन। अब देखो, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया इसमें 3 की घात 2, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 5 नहीं लेंगे, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 7 भी नहीं लेंगे, तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल हमें क्या करना है, हमें तो इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे तो आंसर से मतलब है हमारा आंसर किस में आ रहा है, वही हमारा आंसर हो गया। अरे यहां तक क्लियर है क्या, क्लियर है। चलें आगे, चलो देखें। आ जाओ अगले क्वेश्चन में, आ जाओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन है। 84 गणित, 90 इतिहास, 120 रसायन की किताबों के विषयानुसार तरीके से स्टैक में लगाना है। एक स्टैक में लगा दी। प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होगी कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर हो।
तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं प्रत्येक में कितनी किताबें हो गई या प्रत्येक में कुल कितने आ सकते हैं, कितने खंबे आ सकते हैं, तो इन सभी में अपन उनका क्या निकालेंगे, HCF। अरे आई बात है समझ में, क्योंकि कॉमन नहीं तो लगाना है, कॉमन क्या इतने इतने अपन कॉमन उसमें रख सकते हैं, सभी में ऊंचाई बराबर रहेगी तभी तो कॉमन निकलेगा कि हाँ इन किताबों का कॉमन इतना, तो तीन 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 सभी किताबों का कॉमन, जैसे इसका जो कॉमन आएगा HCF जो आएगा उतने का ही तो बंडल बनेगा, ताकि इसमें इसके भी बराबर पूरे बंडल बन जाए, इसके भी पूरे बंडल बन जाए, इसके भी पूरे बंडल बन जाए और सारे कॉमन रैक पड़ जाए। देखो क्या निकालो इसका HCF 84 और 90 और 120। अब HCF आप पूरा निकालो तो पूरा निकाल लो, या ऑप्शन में से देखो तो ऑप्शन में से देख लो। कैसे ऑप्शन में से कैसे देखना है, भाग दो देखे, 21 का भाग इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 18 का भाग इसमें भी नहीं जाता, तो 12 का भाग 12 इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 6 का भाग देखो 6 कम 6 6 चौक 24 इसमें जा रहा है, 6 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग सभी में जा रहा है, तो 6 क्या हो गया HCF। निकालना चाहो तो आप इस प्रकार से सभी का LCM लेके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अरे क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, सभी का निकाल लेना। सभी का आप देखो 45 कितना हो गया, 4 5 9 4 3 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 5 कितना आया यहाँ पर 5, यहाँ पर किया 2 का 60 2 का 30 2 का 15 3 का 5 बार 5 का 1 बार, कॉमन क्या आया 2 2 2 3 3 3, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 6 इज द राइट आंसर। कैसे भी निकालो, ऑप्शन से चेक करके निकालोगे तो भी वही बात रहेगी, और पूरा प्रोसेस करके निकालते हो तो भी आप निकाल सकते हो। आ जाओ देखिए अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है, क्या इसकी भावनाएं हैं, सभी को देखते हैं। आ जाओ आ जाओ देखिए आ जाओ। हाँ, सबसे पहला 60 105 135 छात्रों वाले 3 विषय क्रम से विज्ञान अंग्रेजी गणित की एक परीक्षा का क्या किया गया आयोजन। प्रत्येक कमरे में बैठने की समान क्षमता है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं, तो आवश्यक कमरों की संख्या पूछी है। अब इस बार ध्यान देना, क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा अप कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस लाया है। इसमें अब किसकी संख्या पूछ रहा है, हमें कमरों की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या पूछ रहा है, कमरों की। तो पहले एक बार तो वही ऐसे निकालो भाई कुल कितने कितने बच्चे बैठ सकते हैं, वो निकालो भाई कुल इतने इतने बच्चे एक कमरे में बिठाना अपन को। तो कितने, सबसे पहले 60 105 और 135 का क्या निकाला हमने, HCF निकाला। क्या निकाला 160, पहले ऐसे ही देख लो कितना आएगा, लगभग 30 तो हो नहीं सकता, 15 आएगा इसका HCF। कितना आएगा 15, कितना आएगा HCF, HCF निकाल के देख लेना। HCF कितना आया 15 आया। अब जब 15 HCF आया, अब 15 का भाग सभी में जा रहा है, ठीक है। अब 15 का भाग इसमें जा रहा है, 15 HCF आया कि कॉमन 15 15 बैठा सकते हैं, ठीक है। बच्चे कुल कितने हैं 60, बिठाना कितना है 15 को बिठाना है, तो इन बच्चों के लिए 15 चौके 60, 4 कमरे इन बच्चों के लिए, हाँ या ना। कुल बच्चे बिठाना भी तो है, कमरे भी तो पता लगाना है। 15 का भाग कितनी बार, 15 चके 90, 15 7 105, 7 कमरे इन बच्चों के लिए चाहिए। और 15 नम 135, 9 कमरे इन बच्चों के लिए चाहिए। तो कमरे कितने हो गए, 9 4 13 7 20 कमरे हमें कुल बच्चों को बिठाने के लिए चाहिए, 20 बच्चे तो हमें चाहिए। आई बात समझ में। हमें क्या करना है, हमें जो भी जितने भी विषय के अध्यापक हैं, जितने भी विषय के जो भी परीक्षा आयोजन हो रही है, सभी का HCF निकाला कि 15 15 बच्चे अपन सभी में बैठा सकते हैं। तो 60 बच्चे विज्ञान के हैं, तो कुल कितने रूम चाहिए इनको, 4 रूम इनको चाहिए, 7 रूम इनको चाहिए, 9 रूम इनको चाहिए, टोटल रूम हो गए 20, और सभी को अलग अलग बैठाना, ये भी इसमें बोल रखा है
कि सभी को बैठाना, क्षमता सभी की समान है, हर एक कमरे में 15 जने बैठ सकते हैं, 15 जनों का एक कमरा है, तो टोटल 20 कमरे में चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। हाँ, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग भी हो तथा 10, 12, 15, 18 से विभाज्य हो। जब ऐसा पूछा जाए इससे विभाज्य हो, इसका मतलब इनका क्या निकालना है अपन को, LCM। क्या निकालना है, LCM, क्योंकि तभी तो अपन को कॉमन मल्टीपल्स आएगा कि इससे पूरा पूरा भाज्य हो प्लस पूर्ण वर्ग भी हो, तो वो भी देखेंगे। देखो देखें, सबसे पहले 2 का 5, 6, 15, 9, फिर किसका, फिर 2 का 5, 3, 15, 9, फिर किसका 3 का 5, 1, 5, 3, फिर किसका 1 का 5, फिर किसका 3 का 5, 1, 5, 1, फिर किसका 5 का 5, 1, 1, 1, 1। अब देखो ये इसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, इसका भी पूर्ण वर्ग बन रहा है, लेकिन इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक 5 और चाहिए। अरे भाई इससे तो मल्टीप्लाइज यहां तक तो सारा हो रहा है, लेकिन इसने बोला है कि पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, तो यहां तक जितनी भी संख्या आएगी वो सारी की सारी इससे विभाजित तो होगी। यहां तक सभी की बात क्लियर है। मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी तो ये इतनी तक विभाजित होनी है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसका पूर्ण वर्ग बना दिया, तो सभी को गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 52 12 36, 36 को 25 से क्या कर दो गुणा कर दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 25, 25 तिये 75, 75 दूनी 150, 150, 150 300, 300 को 3 से गुणा किया तो 900, 900 हमारा राइट आंसर। सभी को गुणा कर लेना, क्या आंसर आ जाएगा, 900 इज द राइट आंसर। हमने क्या कर दिया, आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 3:4 अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ध्यान देना, ध्यान देना, वही प्रोसेस किस अनुपात में है, 3:4। मैं लिखूं संख्या क्या है, 3x और 4x है या नहीं है, आप कहोगे है, बताओ देखे एलसीएम मैंने उस टाइम क्या निकाला था, 3x गुणा में 4x, हाँ या ना, क्योंकि एलसीएम इनका मल्टीपल्स ही तो होगा, मल्टीपल्स भी एक तरह से एलसीएम है उनका, छोटा रूप उसको अपन डिवाइड करके कर सकते हैं। देखो एलसीएम क्या हो गया इसका, 3x मल्टीप्लाई 4x, 3x गुणा 4x, 4 तिये 12x स्क्वायर, क्या हो गया 4 तिये 12x स्क्वायर। अरे यहां तक क्लियर है क्या सभी को, क्या यहां तक सभी को क्लियर है या नहीं है, वो चीज बता दो अभी तो। क्या यहां तक सभी को क्लियर है, तो आगे चलते हैं, चले आगे देखो, बराबर कितना है, यहां पर हमने किया कि एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिये 12x इसको, अच्छा 1 मिनट, हमने देखा कि एलसीएम क्या आया था इसका, 12x, क्या आया था एलसीएम, हमने एलसीएम देखा, हमने जब क्या किया था, p और q किया था, तो px qx हमने लिया था, तो एलसीएम तो हमने क्या लिया था, pqx ही तो लिया था, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 चौक 12 गुणा x, एलसीएम हमें दे रखा है कितना, 84, अरे लघुत्तम समापवर्तक हमें कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। अब 84 दे रखा तो x का मान निकाला हमने, 84 में हमने किसका डिवाइड किया, 12 का, करो देखें, 2 से 42, 2 से 6, 6 7 42, कितनी है ये वैल्यू, 7। ये 7 वैल्यू किसकी है, रेशियो की है, किसकी है, मतलब x की वैल्यू तो निकाली है हमने, अरे हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की। अब हमें पूछिए बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या कौन सी, 4x, तो 4 गुणा 7 बराबर 7 चौक 28। छोटी संख्या पूछते तो 3 गुणा 7, 7 ये 21, छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 28, बड़ी संख्या पूछे तो हमें कौन सा आंसर है, 28 इज द राइट आंसर। यहां तक बात क्लियर है क्या सभी को, अरे हमें बस ध्यान रखना है, जो हमने तरीका किया है हर जगह आपको अप्लाई करते जाना है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना है। आ जाओ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
सोल्व करो, देखिए इसको, यदि 3 संख्याएं अनुपात में दे रखी है, वापस से वही अनुपात वाला क्वेश्चन, 1:2:3 के अनुपात में, तथा उनका मैस है, अब HCF है, वही चीज करनी है, सेम प्रोसेस, 1:2:3 में है, तो संख्या क्या होगी, 1x 2x 3x। बताओ देखिए इनका HCF मैंने क्या बताया था, अरे मैंने बोला था HCF कॉमन केवल और केवल क्या आएगा, x आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, x। तो x की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12, तो संख्याएं ज्ञात करनी है। अब x की वैल्यू 12 है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 12, 12 दूनी 24, बाढ़ती है 36, 12 24 36, 12 24 36, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरे बिल्कुल आसान है, हमें जब करने का तरीका आ जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आसान है, बस तरीका आना चाहिए, और करते करते ध्यान रखते जाओ, कोई गलती हो जाए तो उसको भी आप सुधार सकते हो, बस ध्यान रखना चाहिए अपन कर क्या रहे हैं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 अभाज्य संख्या x और y, x बड़ा है y का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, क्या है एलसीएम कितना है, 2 अभाज्य संख्या है, ध्यान देना, अभाज्य संख्या कभी एक दूसरे से भाज्य नहीं है, तो अभाज्य संख्याओं का जब आप एलसीएम करोगे तो उनका मल्टीपल्स ही आएगा, अभाज्य संख्या का जो एलसीएम है वो मल्टीपल्स ही आएगा। अब मल्टीपल्स निकालना है तो 161 ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड कर दो, अरे अभाज्य गुणनखंड कर दो, 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 4 से भी, 5 से भी, 6 नहीं 7 से जा रहा है, 7 दूनी 14, पीछे बचा 2, 21, 7 21, पीछे बचा 23, तो 2 अभाज्य संख्या आ गई, 7 गुणा में 23। अब x बड़ा है तो 23 हो गई वैल्यू x और 7 हो गई वैल्यू किसकी, y की, बस अब जो उसका मान पूछे वो निकाल लो, 3y माइनस एक्स, 3y की वैल्यू कितनी, 7 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, 23, 7 21 माइनस 23 बराबर माइनस का 2, माइनस का 2 इज द राइट आंसर, माइनस का 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल क्रमशः 24 32 36 54 से विभाजित है, वही विभाजित जिससे है तो सबसे पहले उसका क्या निकाल लो, एलसीएम। 24 32 36 और 54 का क्या निकाला हमने, एलसीएम निकाला। सबसे पहले किसका भाग, 2 का, अरे किसका भाग, 2 का भाग, कितना आ गया, 12 16 18 27, उसके बाद में किसका भाग, फिर किसका, 2 का, कितना 6 8 9 फिर 27, फिर उसके बाद में किसका, फिर 2 का, 3 4 9 27, फिर 2 का, 3 2 9 27, फिर 2 का, 3 1 9 27, फिर 3 का 1 1 3 3 9 9 3 27, फिर 3 का 1 1 1 3, फिर लास्ट में किसका, 3 का। कितना आया, 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432, 432 को किससे गुणा कर दो, 2 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 864। लेकिन ध्यान रखना, जिसमें 5 जोड़ देने पर जो योगफल है वो क्रमशः इससे भाज्य हो जाए। अब क्या करेंगे, 5 जोड़ देने पर ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ देने पर योगफल इससे भाज्य हो जाए। अब 5 जोड़ने पर यह भाज्य है तो 5 ना जोड़ने पर कितनी हो जाएगी, 5 माइनस कर लो। अब इसमें जब अपन 5 जोड़ेंगे तभी तो यह भाज्य आएगी, तो ऑप्शन इसको नहीं लगा के आना, इसको लगा के आना 8 5 9 को। ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 859 इज द राइट आंसर।
अरे यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? हाँ तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, आ जाओ देखे फटाफट से, फटाफट आ जाओ। 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़, 56 नारंगी के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ों, उपरोक्त पेड़ों को लगाने में न्यूनतम कितनी पंक्तियां? सेम जो क्वेश्चन किताबों वाला किया था और एग्जाम में किया था कि कितने जने बैठ सकते हैं। सबसे पहले 21, 42 और 56, 21 दूनी 42, 27, 27 दूनी 56, इसका क्या ले लो? में से पे मतलब HCF इनका आप ले लो। जब इनका अपन HCF लेंगे, जब इनका क्या लिया अपन ने HCF, तो कितना आएगा देखे बताओ, देखे फटाफट से बता दो। 7 आएगा क्या? अरे आएगा क्या? 7 21, 7 6 42, 7 8 56। हाँ आप कहोगे कि इनका HCF कितना आ गया? 7। 7 21, 3 कमरे, 7 6 42, अच्छा कमरे तो है ही नहीं, इसमें क्या है? पंक्तियां हैं। 7 6 पंक्तियां इनकी, 7 8 56, 8 पंक्तियां इनकी, 8 और 6 14, 14 और 3 17 पंक्तियां टोटल इसमें लगेगी। जो क्वेश्चन अपन ने पहले किया था सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का में से होगा, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का में से सदैव कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन आ जाओ, लाभ और हानि। लाभ और हानि, अरे हाँ लाभ और हानि के प्रश्न किस प्रकार से आपको करने हैं यहां पर आप देख लीजिए। यहां पर आप देख लीजिए कि लाभ और हानि के प्रश्न अपन को किस प्रकार से यहां पर करने हैं। करें देखें, आ जाओ फटाफट से। किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को कितने में बेचा? 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो गई। इसका मतलब 720 में बेचने पर 20 की हानि, तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा? तो 20 की हानि हुई है, उसका मतलब कितने में बेची उसने? 80% में बेची। 80% की वैल्यू 720 है, तो हमें कितने परसेंट की निकालनी है? 20% लाभ मतलब 120% की। तो बताओ देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720 बट्टा में 80, हाँ या ना? 80% की वैल्यू 720, तो 1% की वैल्यू 720 बट्टा 80। कितने परसेंट लाभ कमाना है? 20%, मतलब 120% की वैल्यू निकालनी है। तो 720 बट्टा में 80 गुणा में 120, 0 से 0 कट गया, 8 नम 72, 90, 90 को किससे गुणा कर लो? 12 से। किससे गुणा कर लो? 12 से। 12 नम 144, 1440, 1440। कितना आया आंसर? 1 मिनट। कितना हो गया देखो? 720 बटा में 1% की वैल्यू कितनी है? बट्टा 80, 80 गुणा में 120, 0 से 0, 8 नम 72, 90, 12 नम 108, तो हो गया कितना? 1080। कितना आया? 1080 रुपए में उसको बेचना होगा। लाभ कमाने के लिए ध्यान रखते जाना कि परसेंट को हमेशा 100 मानो। 720 में बेचने पर 20% की हानि हुई है। हानि का मतलब घाटे में गया, वो कम में बेचा। 100% की वैल्यू 80 में बेची, तो 80% की वैल्यू 720 में उसने बेची। 20% का लाभ कमाना है, तो पहले 120 निकालने के लिए 1% निकाला तो 80 नीचे चला गया, 120 निकाला तो 120 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू निकल गई 1080 रुपए। इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 180 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। 12% के लाभ में बेचा जाता है, इसका मतलब 112% में उसको बेचा, हाँ या ना? और यदि 180 रुपए अधिक में बेचता है तो 15% का लाभ होता है, मतलब 115% का। कितने में अधिक में बेचेगा? 180 रुपए। इसका मतलब उसने 3% बढ़ाए तो रुपए में कितना बढ़ा? 180, हाँ या ना? उसने 3% बढ़ाए तो रुपए में बढ़ा 180। अब वो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होता है? 100।
तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 1% की निकाल लो। 180 बट्टा में 3 किसकी निकालनी है आपको? 100% की। तो 180 बट्टा में 3 गुणा में 100, 3 छंग 18, 60 गुणा में 100 कितना हो गया? 6,000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 6,000 रुपये वस्तु का क्या हो गया? क्रय मूल्य। ध्यान रखना है परसेंट के लाभ पर बेचा, परसेंट लाभ आते परसेंट को प्लस कर दो 100 में, तो ये 112% में उसने बेचा। 180 रुपये अधिक में बेचता है तो 15% का और लाभ होता है, मतलब 112, 15% का लाभ मतलब 115% में उसको बेच रहा है। तो कितने रुपए का लाभ? 80 रुपए का लाभ, हाँ या ना? तो 180 रुपए का लाभ 3% के अंतर के बराबर हो रहा है। तो 3% का 180 रुपया हो गया, हमें 100% निकालना, तो 1% की वैल्यू 180 बटा 3, 100% की वैल्यू 180 बटा 3 गुणा 100। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो देखे फटाफट से, अरे फटाफट करो देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आ जाओ। 5 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको इस प्रकार से कर देना। तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो लाभ और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हमेशा लाभ और हानि निकलती है हमारे क्रय मूल्य पे। हमने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 11 रुपए में बेच दी। जब हमें क्रय मूल्य पता है कि हमने 10 रुपए में वस्तु खरीद ली और 11 रुपए में वस्तु को वापस से बेच दी, तो लाभ हुआ हमारा कितने का? 1 का। कितने पे? 10 रुपए पे। 10 रुपए पे हमारे 1 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, हानि भी हमेशा क्रय मूल्य पे निकाली जाती है। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लेना। चाहे लाभ हो चाहे हानि, आपको कब पता चलेगी? जब आपको पता चला कि मेरे इतने रुपए का सामान आया। आपको कैसे पता चलेगा? मैं बोलूं मेरे यार मैंने एक चीज 220 रुपए में बेच दी, तो मेरे लाभ हुआ या हानि हुई? कैसे पता चलेगी? तो सबसे पहले यदि मैं बोलूं कि मैंने 200 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और मैंने तो 220 रुपए में बेच दी, तब आपको पता चलेगा कि इसका क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने का लाभ? 20 रुपए का। कितने पे? 200 पे। 200 की वस्तु मैंने 220 में बेच दी, तो 20 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो उस तरह से प्रतिशत निकालने का तरीका देख लो, फटाफट से आ जाओ, आ जाओ। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात तो निकाले कि क्रय मूल्य कितना विक्रय मूल्य कितना। तो क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बराबर, ये नीचे चला गया तो इधर चला जाएगा 4 बट्टा 5, हाँ या ना? क्रय मूल्य 4 का, विक्रय मूल्य 5 का। 4 में खरीदी 5 में बेची, 4 में मैंने खरीदी 5 में मैंने बेच दी, तो मेरे क्या हुआ भैया? लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ भैया? 1 का लाभ हुआ। कितने में? 4 में। 4 में खरीदा 1 में बेचा। इस तरह से लाभ का लिखा जाता है, ध्यान रखना। लाभ प्रतिशत निकालने का देखो, प्रतिशत निकालने का लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा में 100, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा में 100। बाकी ये सूत्र निकालने की तरीका आजकल चला गया, आजकल मॉडल जमाने में हो आप, डायरेक्ट आंसर निकालो। 1 का लाभ 4 पे गुणा में 100, कितना परसेंट आया? 25%। कितना परसेंट? 25% का क्या हो गया? लाभ। मेरे प्यारे साथियों 25% का क्या हुआ? इसमें लाभ हुआ। अरे आई बात समझ में आ गई? चलो देखे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ देखें। सेकंड ग्रेड और शिक्षक भर्ती की परीक्षा, सेकंड ग्रेड का भी हमारे चैनल पर बार बार आपको याद करवाया जा रहा है, क्योंकि इस कम रेट में आपको और कहीं पर भी ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, जो पहले आएगा पहले पाएगा। हो सकता है कि हमारी जो रेट है वो बढ़ जाए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आज ही आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसका कोर्स ले लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐप के साथ भी जुड़े रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो,
20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 25% का लाभ प्राप्त होता है तो x का मान ज्ञात करो। वही चीज बार बार लेके आई जा रही है आपके लिए। क्या करना है आपको? वही चीज करनी है, बार बार आपके लिए वही चीज लाई जा रही है। देखो, सबसे पहले 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो निकालें एक बार 20 वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसके बराबर है? x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य का अनुपात, भाई अनुपात तो निकालोगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात तो निकालोगे, तो कितना आया? x बटा में 20। क्रय मूल्य विक्रय अनुपात x बटा में 20। लेकिन ये बोल रहे हैं कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है? 25% का क्या प्राप्त होता है? लाभ। अच्छा, 25% का मतलब बताओ, देखे 1/4। अरे हाँ या ना? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। आई बात समझ में या नहीं आई? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। यहां तक क्लियर? कितने का लाभ हो रहा है? 25। मतलब 4 की चीज में 1 का लाभ हो रहा है। 4 रुपए की वस्तु है, 5 रुपए में उसको बेच रहे हैं, तो 4 हो गया इसका क्रय मूल्य, 5 हो गया इसका विक्रय मूल्य। अरे यहां तक ठीक है या नहीं है? 4 हो गया इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया इसका 4, विक्रय मूल्य हो गया इसका 5। तो x बटा 20 किसके बराबर है? 4/5 के। अब क्या करना है? 20 को ऊपर लेके चले जाओ। 4/5 गुणा में 20, 5 का गया कितनी बार? 4, 4 को 4 से किया तो 16। x की वैल्यू कितनी आई? 16। 16 इज द राइट आंसर। अरे हमें क्या करना है? 20 वस्तु का क्रय मूल्य x के बराबर दे रखा है, तो बराबर लिख दो। अब लाभ प्राप्त हुआ कितने का? 25 का। यहां पर जरूरी नहीं आप 1/4 लिख दो। यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है बस कि लाभ हुआ है कितने का? 1/4। 1 का लाभ हुआ है 4 पर। 4 की वस्तु है 5 में, मतलब 1 का लाभ करके बेची है, तो 4 की वस्तु 5 में बेच दी, तो 4 हो गया क्रय मूल्य, 5 हो गया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया 4, विक्रय मूल्य हो गया 5। हमारे अनुपात में आया x/20। x/20 4:5 के रूप में होगा। तो इस तरह से इसका मान निकाला तो कितना मान आया? 16 मान आया। चलो देखिए अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 5 रुपए के 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा 6 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। उसने 5 रुपए की 6 वस्तुएं खरीदी और 6 रुपए की 5 वस्तु उसने बेच दी, तो होने वाला लाभ हानि प्रतिशत। अच्छा, मैंने आपको शुरू में एक चीज बता दी, लाभ और हानि प्रतिशत तभी निकाल पाओगे जब आपको क्रय मूल्य पता हो, कितने में खरीदी, और विक्रय मूल्य पता हो कि कितने में बेच दी, तभी तो आप लाभ और हानि का पता लगा सकते हो कि मैंने कोई वस्तु इतने में खरीदी, इतने में बेची। अब ये भाई साहब तो बोल रहे 5 रुपए में 6 चीजें खरीदी, 5 रुपए में 6 चीजें खरीद ली और 6 रुपए में 5 चीजें बेच दी, 6 रुपए में 5 चीजें बेच दी। तो एक बार आप चीजों को बराबर तो करो कि भाई मैं 30 चीजें इतने रुपए में लेके आया और 30 चीजों को मैंने इतने रुपए में बेच दी, तभी तो वो लाभ हानि होगी। कि हाँ, आप चीजों को बराबर करो। ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है? तो एक बार अपन वस्तुओं को क्या करें? बराबर कर दें। वस्तुओं को क्या कर दें? बराबर। जब अपन वस्तु को बराबर करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे 6 और 5 है। क्या मैं इसको बराबर करने के लिए इसको तो 5 से गुणा कर दूं और इसको 6 से गुणा कर दूं? एक बार देखना, समझने की कोशिश करना। ये हो गया इसका क्रय मूल्य, ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। देखो क्रय मूल्य क्या बना? 5 25 और यहाँ पे 6 30। और विक्रय मूल्य क्या बना? 6 से गुणा करना है 36 और यहाँ पर 30। इसका मतलब ये भी 30 वस्तु आ गई, ये भी 30 वस्तु आ गई। अब अपन को पता है कि 30 वस्तुओं को मैंने 25 रुपए में खरीदी, हाँ या ना? और 30 ही वस्तुओं को मैंने 36 रुपए में बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ? 25 में तो खरीदी और 36 में मैंने बेच दी,
तो मेरे को क्या हुआ, लाभ हुआ। भाई कम रुपए में खरीद दी, ज्यादा रुपए में बेच दी, तो मेरे को क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ, 25 को 36 में बेचा तो लाभ हुआ आपके पास 11 का। कितने का लाभ हुआ, 11 का लाभ हुआ। अब 11 का लाभ कितने पे, क्रय मूल्य पे तो होता है लाभ, विक्रय हानि हो चाहे लाभ हो, क्रय मूल्य पे ही लेना है। तो लाभ कितने पे, 25 पे। इसका मतलब 25 की वस्तुओं का मैंने लाभ प्राप्त किया कितने का, 11 का, तब जाके उसको 36 में बेची। गुणा कर दो 100 से प्रतिशत निकालने के लिए, 25 चौक 100, 11 चौक 44, 44% का मेरे को क्या हुआ यहाँ पर, लाभ हुआ। 44% का क्या हुआ, मेरे को लाभ हुआ। अरे आई बात समझ में या नहीं आई, 44% का यहाँ पर क्या हो चुका है, लाभ। हानि और लाभ का पता लगाना है बस। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। देखो किन्हीं दो वस्तुओं में प्रत्येक को 960 रुपए में बेचने पर एक 20% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है, तो बताओ कुल कितने रुपए का लाभ तथा कुल कितने रुपए की हानि हुई है। हमारे पास कितनी वस्तु है, दो वस्तु। एक को मैंने 20% के लाभ पे बेचा, एक को मैंने 20% के हानि। जैसा मैंने बताया वही चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या कि x कोई वस्तु है, उसको मैंने 20% के लाभ पे बेचा, मतलब 120%। आई बात है समझ में। और दूसरी वस्तु है जिसको मैंने कितने पे बेचा, 20% की हानि, मतलब 80% पे बेचा। अरे आई बात है समझ में या नहीं आई, कितने पे बेचा मैंने, 80% पे इसको बेच दिया। जब आप कोई भी वस्तु को क्या करते हो, खरीदते और बेचते हो, जितने परसेंट में खरीदी उतने परसेंट पे बेच दी, तो आपको ध्यान रखना है सदैव और सदैव उसमें क्या होती है, हानि। एक शॉर्ट ट्रिक देख लो पहले से, सदैव और सदैव क्या होगी आपको, हानि। और उस हानि निकालने का सूत्र, जितने भी आपके पास परसेंटेज है उस परसेंटेज का स्क्वायर बटा में 100, ये हो जाएगा आपका हानि प्रतिशत। क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। शॉर्ट तरीका, हानि प्रतिशत निकालो। या तो एक तरीका यह है, पूरा लेंथी प्रोसेस करो आप, क्या 960 रुपए में बेचने पर 20% का क्या हुआ, लाभ। तो 20% लाभ मतलब 120% की वैल्यू 960 है, तो आप 120% की वैल्यू 960 है तो पहले 100% की वैल्यू निकालो। उसमें 20% की यानी 80% की वैल्यू 960 है तो 100% की वैल्यू निकालो। टोटल 100% की वैल्यू निकाल के, ये बहुत बड़ा प्रोसेस। तो डायरेक्ट देखो, जब भी समान लाभ और हानि हो, समान लाभ और हानि हो, तो सदैव क्या होगी, हानि होगी। हानि का प्रतिशत क्या होगा, जो भी आपके पास प्रतिशत है उसका स्क्वायर बट्टा 100। जैसे 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 बट्टा में 100। इसका मतलब कितने परसेंट की हानि हुई है, 4% की यहाँ पर क्या हुई है, आपको हानि हुई है। 4% की क्या हुई है, हानि। परसेंट पूछे तो कितने की, 4% की क्या हो गई आपको यहाँ पर हानि। लेकिन अपन को तो क्या पूछा है, रुपए में पूछा है। प्रतिशत का अगला क्वेश्चन आएगा, इसमें रुपए में पूछा है। तो रुपए में जब हानि है तो पहले देख लो, दो वस्तुओं को कितने में बेचा, 960 में। दो वस्तुओं को बेचा तो एक वस्तु 960 में और दूसरी वस्तु कितनी है, दो वस्तु है। कितने की हानि पे बेचा है इसको, 4% की हानि पे। कितने की हानि पे, 4% की हानि पे बेचा है। अच्छा, तो 4% की हानि पे बेचा है, इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 96% की। हानि कब होगी, जब कम में बेची। 100 की चीज मैंने 96 में बेच दी। 100 की चीज मैंने 96% में बेच दी, हाँ या ना। 100 की चीज मैंने कितने परसेंट में बेची, 96% में उसको बेची। तो 96% की वैल्यू क्या है, 96 गुणा में 2। आई बात है समझ में। 96% की वैल्यू ये है, तो मेरे को कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, अरे मेरे को तो 4% की वैल्यू निकालनी है। 96% की वैल्यू ये है, तो 4% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 960 गुणा 2। ये 96 कहाँ चला जाएगा, नीचे। 4% मतलब 4 से क्या कर दो इसको गुणा, कितना आ गया 10, 10 20, 20 को 4 से किया तो 80। कितने रुपए की हानि हुई, 80 रुपए की हानि। 80 रुपए की क्या हो गई यहाँ पर
हानि हो गई। देखो 80 रुपए की क्या हो चुकी है, यहाँ पर हानि हो चुकी है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, 80 रुपए की क्या हो चुकी है, यहाँ पर हानि हो चुकी है। हानि का एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लो फटाफट से, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किन्हीं दो वस्तुओं में प्रत्येक में 1500 रुपये में बेचता है। एक पर 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि। तो बताओ कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। मैंने कहा था जब सेम आए, सेम प्रतिशत आ जाए तो प्रतिशत का क्या कर दो आप, स्क्वायर बटा में 100। तो प्रतिशत कितने, 25 का स्क्वायर बटा में 100। 25 कितना होता है, 600। 25 बटा में 100, तो 6.25% की क्या हो जाएगी, इसमें हानि हो जाएगी। 6.25% की क्या हो जाएगी, इसमें हानि। इसको क्या कर लेना, यहाँ पर 6 कर लेना, इसमें 6.25% की क्या हो जाएगी, हानि। यहाँ तक आपके बात क्लियर होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए और हमारे साथ अच्छे तैयारी करते रहिए। इसी के आगे अपन और तैयार कंटिन्यू रखेंगे। और 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को हमारी एक और मैराथन क्लास होने जा रही है, जिसमें संपूर्ण रिवीजन मैथ का आपके यहाँ पर करवाया जाएगा, लेवल 1 और लेवल 2 का। तो उसी तरह से बिल्कुल जुनून के साथ जुड़े रहिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि उस दिन की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। इसका अगला नया सेशन अपलोड कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ तक हमारा बात क्लियर है, अच्छे से अपनी तैयारी करना। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगामी वीडियो आपको मिलती रहे। जुड़े रहिए हमारे साथ। कक्षा प्लस आपका आभार प्रकट करता है। धन्यवाद।